हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो यूपी टेट के प्रीवियस क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट के, और इसमें हमारी कुछ क्लासेस हम ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, तो आप उन क्लासेस को भी देख लें। सीक्वेंस से देखेंगे तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होएगी। साथ ही साथ अपने सब्जेक्ट को भी आप पढ़ते रहें, बेसिक भी क्लियर कर लें, और साथ ही साथ इस सीरीज़ को भी देखते चलें तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, कंटेंट अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, 1952 में। तो 2 अक्टूबर 1952 को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ये क्या था कार्यक्रम? सामुदायिक विकास कार्यक्रम था क्या? तो ये ग्रामीणों के समग्र विकास के उद्देश्य से एक बहु परियोजना कार्यक्रम था। बहु परियोजना होता है जिसमें कि काफ़ी सारी परियोजना एक साथ चलती हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए जो गांव के लोग थे उनका। तो इस कार्यक्रम में क्या क्या शामिल था? इस कार्यक्रम में कृषि, पशुपालन, सिंचाई, सहकारिता, सार्वजनिक धन, शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, संचार, ग्रामोद्योग आदि शामिल थे। तो ये सारे जो है एक तरह से सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड थे। प्रत्येक गतिविधि के लिए जिला स्तर पर अधिकारी होते थे। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं भाई, जो भी फील्ड है ना, ये कृषि का फील्ड हो, चाहे पशुपालन का हो, सिंचाई का हो, सभी के लिए जिला स्तर पर अधिकारी होते थे। अलग अलग डिपार्टमेंट को जो देखेंगे, जो ग्राम स्तर तक कार्यक्रम के निष्पादन और मूल्यांकन की योजना बनाते हैं। तो ये है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। मोटे तौर पर याद रख लेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में भारत के संविधान की बुनियादी संरचना के सिद्धांत को प्रतिष्ठित किया था? तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस ने संविधान के सिद्धांत की स्थापना की, जो संसदीय संशोधनों से भारतीय संविधान की मूल संरचना के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्या चीज़ है, साधारण भाषा में समझ लेते हैं। देखो ऐसा होता है कि भाई देखो, गवर्नमेंट जो है वो बदलती रहती है, कोई भी गवर्नमेंट आएगी, या फिर जो नए न्यायाधीश होते हैं जो फैसला सुनाते हैं वो भी बदलते रहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो संविधान ने हमें दी हैं, मूल अधिकार दिए हैं। जैसे मूल अधिकार कुछ ऐसे हैं जो एक तरह से हमारी जो स्वतंत्रता है ना, वो सुनिश्चित करते हैं। अब ऐसा ना हो कि भाई कोई नया न्यायाधीश आए वो अपने हिसाब से कानून बनाए, कोई नई गवर्नमेंट आए वो अपने हिसाब से कानून बनाए। तो इसमें कहा गया कि भाई चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी नया लोग आ जाएं, कोई भी सरकार आ जाए, लेकिन जो उसका संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना संविधान का, उसमें ही शामिल होते हैं हमारे मूल अधिकार। तो मूल अधिकार में संशोधन एक लिमिट तक किया जा सकता है, लेकिन जैसे भैया हमने जो एजुकेशन का राइट जोड़ा था वो संविधान संशोधन था, तो वो एक तरह से हमने कोई चीज़ उसमें ऐड करी, उसमें कोई मूल अधिकार का कोई हनन नहीं हुआ। तो एक लिमिट तक हम उसमें संशोधन कर सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर को टच किए बिना। तो ये कहा गया था। तो यही है संविधान की मूल संरचना को एक सुरक्षा ये प्रदान करता है। तो संविधान संसदीय संशोधन जो हैं भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकते हैं, जो कि मैंने अभी बताया। जो बुनियादी ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको नहीं बदलेंगे। जो संसद होगी, संसद जो संशोधन करेगी उसमें तो कुछ ऐड करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई जो जैसे मान लो हमें जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, कुछ उसमें से कुछ रिप्लेस नहीं कर सकते। केशवानंद भारती केरल में एडनीर मठ के प्रमुख थे। उन्होंने मठ की संपत्ति के अधिग्रहण के केरल सरकार के प्रयासों को चुनौती देते हुए एक मामला दायर किया। केरल सरकार ने क्या किया था, जो उनकी मठ की संपत्ति थी उसको अधिग्रहण कर लिया, एक्वायर कर ली थी ना गवर्नमेंट, भाई ये वाली जो संपत्ति है इसका कोई मालिक नहीं है, इसको भाई हम जब्त कर लेते हैं। वैसे ही तो उन्होंने तर्क दिया कि सरकार के इस अधिनियम ने संपत्ति के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है। तो इस पर ही जो है फिर वो संरचना जो है दी गई थी संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को राष्ट्रपति की सहमति के साथ एक विधेयक को आरक्षित करने की शक्ति है? यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, अनुच्छेद 200। तो जैसे भी राज्यपाल जो है किसी विधेयक को एक तरह से लाना चाहते हैं तो वो राष्ट्रपति की सहमति से एक तरह से ला सकते हैं। उसके लिए इनको जो पावर दी गई है वो 200 आर्टिकल में दी गई है। इसके अलावा बाकी जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल है ये। आर्टिकल 108 जो है इसके अकॉर्डिंग कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 213 यानी 213 जो है विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेशों को लागू करने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में है। तो ध्यान रखेंगे इनके बारे में।
भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो निर्वाचन मंडल जो है, जो कि उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, उसमें कितने सदस्य होते हैं? यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करूँ तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। तो दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। जो निर्वाचन मंडल होता है, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। तो एक तरह से दोनों सदन के सभी सदस्य चुनते हैं उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। एकल हस्तांतरण मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार इस तरह के चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे इसके बारे में। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, जापान सार्क का सदस्य नहीं है। बाकी 3 सदस्य हैं सार्क के, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। इसके बाकी सदस्यों के बारे में देख लेते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये इसकी फुल फॉर्म है सार्क की। और दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन और राज्यों का भू राजनीतिक संगठन है ये। मतलब कई जो कंट्रीज हैं ये मिलकर के इस संगठन को बनाती हैं, दक्षिण एशिया की जो कंट्रीज हैं। तो अभी क्योंकि जो भारत है वो भी दक्षिण एशिया का ही पार्ट है, और इसके अलावा ये वाले कुछ देश हैं जो कि इसके सदस्य हैं। इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। कुल मिलाकर के 8 सदस्य देश हैं इसके। एसोसिएशन का सचिवालय 17 जनवरी 1987 को काठमांडू में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके सदस्य देश 8 हैं ये। तो दक्षिण एशिया में आते हैं ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर किससे प्राप्त किया जाता है? जैसे कि आप जानते हैं यूपी टेट की जो सोशल साइंस है उसमें सभी सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं आपके, एग्रीकल्चर हो, होम साइंस हो, या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कई सारे इसमें इंक्लूड होते हैं सब्जेक्ट्स। तो केसर के बारे में है, सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फूल वर्तिकाग्र। फूल वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा जो होता है फ्लावर का, उससे ये मिलता है केसर हमें, तभी तो इतना महंगा होता है। देखो यहाँ पर ये है फ्लावर, ये जो फ्लावर है इस फ्लावर में ये है वर्तिकाग्र बोलते हैं इसे, वर्तिकाग्र। अब देखो इनको चुना जाता है जब जाकर ये केसर हमें मिलता है। कितने फूलों में से चुनते होंगे सोचो, तभी इतना ये कॉस्टली मिलता है आपको। छोटी सी डिब्बी में आता है, काफ़ी महंगा होता है। मानव शरीर में कितनी पसलियाँ यानी रिब्स होती हैं? सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, 24 होती हैं। तो यहाँ पर देख लो ये हैं 24। देखो 12 मिला करके जोड़े में होती हैं। एक तो इस तरफ की ये हो जाएंगी 12 यहाँ तक, ये पीछे के साइड आ रही हैं, और एक हो जाएंगी इधर की। तो 12 दूनी 24। इनके भी अलग अलग नाम होते हैं, तो आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, साइंस तो पढ़ नहीं रहे ना हम। टैब वैक्सीन से किस बीमारी की रोकथाम की जाती है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, टाइफाइड। टाइफाइड भी कई टाइप का होता है, तो ये जो टैब वैक्सीन है इसकी रोकथाम के लिए लगाई जाती है, टाइफाइड की रोकथाम के लिए। टैब वैक्सीन एक संयुक्त वैक्सीन है जिसका उपयोग टाइफाइड, पैराटाइफाइड ए और पैराटाइफाइड बी के खिलाफ प्रतिरक्षा पैदा करने के लिए किया जाता है। देखो वैक्सीन जो होती है ना, इसमें एक तरह से जो हमारा वही जो बीमारी फैलाने वाला जो वायरस होता है, वो मरा हुआ वायरस इसमें डाला जाता है शरीर में, जिससे कि जो हमारी बॉडी है ना वो एक तरह से एंटीबॉडी बना सके। तो जब वो वायरस रियल में हमारे शरीर में पहुँचेगा तो पहले से ही एंटीबॉडी बनी होगी जो उससे फाइट करेगी, तो फिर वो बीमारी हमें नहीं होती है। तो उसके लिए होती है वैक्सीन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 21 जून। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के शुरुआत के बाद से 2015 से 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता रहा है। तो ये ज़्यादा पुराना नहीं है, नया ही है, और प्रधानमंत्री मोदी ने इसके शुरुआत की बात करी थी संयुक्त राष्ट्र महासभा में। योग एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। देखो ये ज़रूरत है आज के टाइम की, तो इसी वजह से इसकी डिमांड की गई थी कि भाई योग दिवस मनाया जाए, जिससे लोग जो है इंस्पायर हों इससे एक तरह से। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संयुक्त राष्ट्र के संबोधन में 21 जून की तारीख का सुझाव दिया, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है और दुनिया के कई हिस्सों में एक विशेष महत्व में रखता है। तो इसीलिए 21 जून की तारीख इन्होंने चुनी योग दिवस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिन स्टार्च का उपयोग इस कपड़े में किया जाता है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सिल्क के कपड़े में।
देखो जो स्टार्च है ना वो पहले ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, कुछ लोग जानते होंगे। तो पहले कॉटन के कपड़ों में यूज़ करते थे हम स्टार्च, उनको कड़क बनाने के लिए। वैसे ही सिल्क के कपड़ों में ये रेसिन स्टार्च का यूज़ किया जाता है। तो ये है स्टार्च कुछ इस तरह का। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे वीडियो, और सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स एंड वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।